12वीं क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप लोगों को याद होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम्स आमीटर की क्षमता बढ़ाने यानी शंटिंग से रिलेटेड या वोल्टमीटर की क्षमता बढ़ाने से संबंधित क्वेश्चन को देखा था। आज हम फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स देखेंगे। दो करंट कैरिंग वायर जो अगर एक दूसरे के पैरेलल हो तो एक दूसरे को फोर्स लगाता है। कैसे फोर्स लगाता है, कितना फोर्स लगाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। आइए शुरू करते हैं। फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। पैरेलल वायर के बीच में फोर्स देखने का है। ध्यान दीजिए कि ये कोई वायर है जिसमें करंट है I1, बहुत लॉन्ग वायर है, और इससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए कि d दूरी पर एक दूसरा वायर है जिसमें करंट है I2। यहां पर मैंने दोनों एक ही दिशा में मान लिया है, हो सकता है दोनों एक दूसरे के विपरीत भी हो। समझ रहे हैं? अब देखिए, पहला वायर जो करंट I1 है, इसके चलते ये जो दूसरा वायर है जिसमें करंट I2 है, उसके नजदीक में मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में? तो देखिए, करंट चूंकि ऊपर की ओर है तो ऊपर की दिशा में अंगूठा रखते हुए वायर को पकड़ेंगे, उंगली अंदर जाएगा, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ये तय हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, इसके चलते म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई डी। आप जानते हैं किसी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के चलते उससे d दूरी पर, उससे लंबवत d दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई। ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो है I1 के चलते I2 के पास। यानी ये जो B देख रहे हैं आप, ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड नियर सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर having current I1। देख रहे हैं, I1 करंट वाले वाले चलते वो कितना है? तो म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई। अब हम इस दूसरे वायर का, सेकंड वायर का हम L लेंथ पर विचार करते हैं। इस सेकंड वायर के हम L लेंथ पर विचार करते हैं। ये L लिखिए, L लेंथ पर विचार करते हैं। कंसीडर L लेंथ ऑफ सेकंड वायर। कंसीडर L length of second wire। दूसरे वायर के L लेंथ पर विचार करें तो ध्यान दीजिए, L लेंथ का दूसरा वायर है जिसमें करंट I2 है। अभी हम इस पर इतने L लेंथ पर बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हो तो उसमें फोर्स लगता है। ऐसे लिख देता हूं मैं, we have if a wire having current I2 placed in magnet having current I2 and length L placed in magnetic field B, magnetic field will experience a force। देखिए, यहां पर हम फोर्स का नाम दे रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो कितना हो जाएगा? तो करंट है I2 और आपने लेंथ है L, और जिस दिशा में करंट होता है उस दिशा में उस लेंथ को वेक्टर मानते हैं L अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला फोर्स, यानी इस F21 का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा, ये क्या होगा? I2 LB साइन। और ध्यान दीजिए, लेंथ, ये जो L लेंथ है वो करंट की दिशा में यानी I2 की दिशा में, ये जो L लेंथ है वो इधर वेक्टर होगा। ध्यान दीजिए, ये इस दिशा में जो L है वो इधर ही वेक्टर होगा। ये
ये देखिए ऊपर में वेक्टर होगा L, और B जो देख रहे हैं B वो क्रॉस है यानी अंदर की ओर है। आपको बताया था ना अंगूठा अंदर जाता है अंदर की ओर, अंदर की ओर है यानी एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, यानी I2LB और 70 होता है ये फोर्स। ध्यान दीजिए ये क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। वास्तव में F21 क्या है, वास्तव में F21 क्या है, F21 क्या है, ये फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। अब देखिए I2L और B का मान डाल देगा, D का मान डाल दें, क्या है इसका मान म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई टी, यानी F21 निकल गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकल गया, वो निकल गया म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी इंटू लेंथ है, ये L लेंथ फोर्स निकल गया। इसलिए फोर्स ऑन यूनिट लेंथ क्या होगा, देयरफॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी F21 में L से भाग दें क्या हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2। अब देखिए जिस प्रकार से 1 के चलते यानी पहला बार चलते दूसरे को फोर्स लगा है, वैसे दूसरे के चलते हम पहला के पास 90 लिख सकते हैं, पहले का हम L लेंथ मान सकते हैं और उसको फोर्स निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हम पाएंगे कि उस पर भी फोर्स होगा, यानी ये हमारा F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 या फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर, ये भी इतना ही आ जाएगा, आप निकाल कर देखिएगा 2 पाई डी इंटू एल। अगर हम एल लेंथ फोर्स निकाले, सबसे पहले क्या करेंगे हम I2 करंट वाला चलते I1 का पास मैग्नेटिक फील्ड भी लिख लें, तो B का मान इसी तरीके से म्यू नॉट, और यहाँ पर I1 है तो यहाँ पर आ जाएगा I2 बाई 2 पाई डी, और इसमें एल लेंथ लेंगे और करंट I1 है तो सेम इसी तरीके से निकालेंगे इतना फोर्स है। तो ध्यान दीजिए इसके चलते जितना इसके एल लेंथ फोर्स रहेगा उतना ही इसके चलते भी सेकंड वायर चलते भी फर्स्ट वायर को फोर्स लगेगा। इसके चलते यानी फर्स्ट वायर के चलते सेकंड वायर के एल लेंथ पर जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स सेकंड वायर के चलते भी फर्स्ट वायर लगेगा। अच्छा फोर्स किस दिशा में लगेगा जरा उसको देखिए। तो ध्यान दीजिए ये जो लेंथ एल है वो करंट दिशा में वेक्टर होगा, यानी ऊपर की तरफ वेक्टर है, यानी इस दिशा में वेक्टर है, और बी जो है वो अंदर की ओर है ऐसे। ध्यान दीजिए बी है ये देखिए इसको अंदर की ओर बी है, देख रहे हैं अंदर की ओर, अरे तो देखिए एल क्रॉस बी यानी फोर्स इधर अंदर की, यानी फोर्स जो लगा इस पर इस दिशा में, ये फोर्स हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस दिशा में। इसी प्रकार जब आप इसको फोर्स निकालेंगे तो इस पर फोर्स कुछ इस तरह से इस दिशा में आ जाएगा F1, यानी वास्तव में दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। करंट अगर सेम डायरेक्शन में तो दोनों वायर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। Here both wires attracts each other, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। यानी इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम एक बार एक्सप्लेन करें तो हम क्या कहेंगे कि अगर दो पैरेलल वायर में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और कितना फोर्स अट्रैक्ट करेगा तो होगा म्यू नॉट I1 पहले वायर करंट इंटू I2 दूसरा वायर करंट डिवाइडेड बाय 2 पाई दोनों वायर के बीच का दूरी d, और अगर L लेंथ की बात करें तो इंटू L। अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ कहेंगे यानी यूनिट लेंथ पर, यानी इसके चलते इसके यूनिट लेंथ पर या इसके चलते इसके यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा बोलेंगे तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई। तो हम जरा इसको ये कर लेते हैं, पहले आप इसको नोट करिए फिर मैं इसको समराइज करके समझाता हूं, इसको आप नोट करिए। अभी हमने देखा यहां पर कि दो पैरेलल वायर जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में हो, यहां लिख देता हूं 2 पैरेलल वायर्स, 2 parallel wires having current in same direction will
attract each other with a force per unit length कितना म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई। याद रखिएगा कि दो पैरेलल वायर यानी वायर पैरेलल होना चाहिए, टू पैरेलल वायर्स हैविंग करंट इन सेम डायरेक्शन और करंट सेम दिशा होना चाहिए, एक ही दिशा में, विल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ से, यानी इकाई लेंथ पर फोर्स लगेगा एक दूसरे के, यानी इसके द्वारा इसके यूनिट लेंथ पर और इसके द्वारा इसके यूनिट लेंथ पर म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई, इतना फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर यही करंट एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता, यानी ऐसे होता, इसमें करंट ऊपर होता I1 और इसमें करंट जो है नीचे होता I2 और ये d दूरी से सेपरेट होता, तो यहां देखिए वायर जो है वो इन्फिनिटली लॉन्ग है। इस कंडीशंस में ये वायर इस पर रिपल्सन फोर्स लगाता है F21 इधर और ये वायर इधर फोर्स लगाता है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड B तो अंदर की ओर होता, लेकिन लेंथ L जो है वो नीचे होता। L नीचे होता, L क्रॉस देखिए ना, L नीचे का भाग देखिए, L नीचे पे देखिए, नीचे ये ढक्कन की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे L और अंदर की तरफ B हम उठाएंगे फोर्स। उसी प्रकार इसके चलते हम फोर्स निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्यों रहता है? नहीं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्यों रहता? और L क्रॉस B, इसका L लेंथ L क्रॉस B, यानी सिमिलरली इसी प्रकार if two parallel wires having current in opposite direction will repel each other with a force per unit length म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। आप लोग नहीं दिख रहा हो, घबराइए मत, मैं कैमरा को नीचे करके नोट करने में मैं दिखा दूंगा। 2 पाई डी यहाँ लिखा हुआ है, 2 पाई डी। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि पैरेलल वायर कब अट्रैक्ट करेगा जब करंट सेम डायरेक्शन हो, और कब रिपेल करेगा करंट अपोजिट डायरेक्शन। यहां से आप याद रखना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, ये है हमारा म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई। ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको इससे आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि इस चीज की मदद से जो भी हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से एम्पियर को डिफाइन किया जा सकता है। ये बोर्ड में पूछता है कि डिफाइन एम्पियर, 1 एम्पियर, तो हम वो देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, यहां से 1 एम्पियर को हम डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर करंट किसे कहेंगे वो हम बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहीं पर हम बात करें, इसमें देखिए, इफ रेडी बनाता हूं डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। देखिए, हमने देखा है अभी वी हैव फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब देखिए, अगर हम इफ I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर हो एंड D बराबर 1 मीटर हो जाए, देन फोर्स पर लेंथ कितना हो जाए? तो देखिए, म्यू नॉट इंटू I1 का मान 1 इंटू I2 का मान 1 डिवाइड बाय 2 पाई और D का मान 1, यानी म्यू नॉट बाय 2 पाई हो गया। और म्यू नॉट बाय 2 पाई जो है ये वास्तव में 2 × 10⁻⁷ होता है।
और चूंकि फोर्स पर लेंथ है न्यूटन पर मीटर। यानी यहां से आप कह सकते हैं कि अगर दो पैरेलल वायर को जिसमें कि एक समान करंट हो और कांस्टेंट करंट हो, अगर 1 एम्पीयर करंट हो और एक दूसरे को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया हो, तो एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगाएगा। यानी 1 एम्पीयर इज दैट करंट। ध्यान यहां से डिफरेंस लिख रहे हैं, डेफिनेशन बोलेंगे 1 एम्पीयर इज दैट constant या steady constant current which passes through two parallel long wire और कंडक्टर जो कहेंगे wire which are separated through 1 meter in vacuum will exert a force which exert a force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter on each other। यहां पर बहुत मैंने बारीकी से लिखा है, गौर करिए। 1 एम्पीयर इज दैट करंट, या वह करंट है which when सब लगा दिख रहेगा, which when जो कि जब which when passes through 2 parallel long wire जो पास में 2 पैरेलल लॉन्ग वायर से। अब लॉन्ग वायर पैरेलल है तो हो सकता है करंट सेम दिशा में जा रहा हो या एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, एक ऊपर जा रहा हो। तो अगर सेम दिशा में होगा तो अट्रैक्ट करेगा, विपरीत दिशा में होगा तो रिपेल करेगा। इसलिए मैंने यहां पर स्पष्ट नहीं किया कि करंट दोनों वायर में करंट सेम दिशा में जा रहा है, अपोजिट दिशा में जा रहा है, कैसे भी हो सकता है। तो कैसे भी हो, अगर सेम दिशा में होगा तो अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। लेकिन कुछ भी करेगा फोर्स ही लगाएगा ना। तो मैंने लिखा कि वो एक्सर्ट करेगा एक फोर्स कितना न्यूटन पर मीटर का एक दूसरे पर, लेकिन वो कहां रखा गया हो, वैक्यूम में रखा गया। कितनी दूरी से रखा गया हो, 1 मीटर से दूरी से रखा गया। ध्यान दीजिए 1 एम्पीयर इज दैट कांस्टेंट करंट which when passes through 2 parallel long wire जो कि पास करे 2 parallel long wire से which are separated through 1 meter in vacuum जो कि एक दूसरे से अलग किया गया हो 1 मीटर से, किसमें, वैक्यूम में। वो क्या करेगा, will exert a force, वो लगाएगा एक बल, कितना, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का एक दूसरे पर। देख रहे हैं, ये हमारा 1 एम्पीयर का डेफिनेशन है। यानी यहां से भी 1 एम्पीयर को डिफाइन किया गया है और किया जा सकता है। इससे हम बहुत सारे प्रकार की चीजें देख सकते हैं। एक सिचुएशंस देखिए, ऐसे ही प्रॉब्लम बनाने के लिए एक सिचुएशन आपको हम समझा रहे हैं। जैसे एक लंबा वायर है, लॉन्ग वायर है, करंट जैसे मान लीजिए कि I1 है, ये हमारा लॉन्ग वायर है, ये हमारा लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर। और एक छोटा वायर है, ध्यान देना, छोटा वायर, इसमें करंट है I2, मान लीजिए करंट है I2, और दोनों एक दूसरे से d दूरी से सेपरेट किया गया। देख रहे हैं, एक छोटे वायर का लेंथ मान लीजिए कि L है, तो छोटे वायर का अपना वजन कुछ होगा, एक बल इस पर नीचे mg लगा होगा, कुछ वजन होगा, कुछ मास होगा, mg बल लगा है छोटे वायर। और चूंकि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, छोटा वायर को बराबर और बड़ा छोटा वायर अट्रैक्ट करना होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा होगा।
अब ध्यान दीजिए, यह छोटा वायर इक्विलिब्रियम में रहेगा तब जब इस पर लगने वाला फोर्स F और नीचे लगने वाला mg एक दूसरे के बराबर हो तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं गिरेगा। यानी हम ऐसा बोलेंगे फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा, F बराबर हो जाएगा mg। और आप जानते हैं कि L लेंथ फोर्स कितना होगा, म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d। ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, क्या लेंथ फोर्स होता है, तो L लेंथ पर क्या होगा, L से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर क्या होगा इसके में म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d 12 बराबर होगा इसके mg। कोई दिक्कत? अब इस की मदद से हो सकता है कि छोटे वाला का लेंथ नहीं दे, क्या बताइए कितना लेंथ होगा, तो आप लेंथ निकाल सकते हैं। हो सकता है छोटे वाला का मास नहीं दे तो आप मास निकाल सकते हैं। हो सकता है छोटे वाला का करंट कितना हो, I2 नहीं देगा, बाकी सब कुछ देगा, I2 निकाल सकते हैं। हो सकता है सेपरेशन नहीं देगा तो सेपरेशन निकाल सकते हैं। देख रहे, एक और खास बात बताते हैं, बहुत ही रोचक है और वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा, आप पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम बात करेंगे। एक और खास सिचुएशन हम आपको बताते हैं, जरा गौर से देखिए। यहां पर एक लॉन्ग वायर है, मान लीजिए कि इसमें करंट ये I1 है और इसके ऊपर एक छोटे वायर लगाते हैं और इसमें करंट I2 है और बीच का सेपरेशन D है। अब देखिए जरा, दोनों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में करंट है। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में करंट होता है तो वायर एक दूसरे को रिपेल करता है, वायर एक दूसरे को रिपेल करता है। तो वायर जब रिपेल करेगा तो कैसा फिगर होगा, इस पर रिपल्सन फोर्स ऊपर लगेगा और नीचे अट्रैक्टिव फोर्स mg लगेगा। फिर से वही बात, यह स्मॉल वायर इस वायर पर इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब नेट फोर्स F बराबर mg। ध्यान से देखिए, फॉर इक्विलिब्रियम F इक्वल टू mg। ये जो F होगा वो होगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d इक्वल टू mg। ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब सोचिए, अगर हम इस वायर को थोड़ा नीचे ले आए, इस छोटे वायर को थोड़ा नीचे ले आए, थोड़ा नीचे ले आएंगे, D का मान कम हो जाएगा और D का मान कम होगा, D का मान कम होगा तो ये जो फोर्स है यानी F जो है, F ये पूरा क्या है F, तो F का मान क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। D का मान कम करेंगे, फोर्स क्या होगा, बड़ा हो जाएगा और F का मान ज्यादा हो जाएगा। लेकिन mg तो वही है, कांस्टेंट। F ज्यादा पर थोड़ा नीचे लाए थे, D को कम किए थे, लेकिन F ज्यादा फिर ऊपर भाग जाएगा और नीचे ला के छोड़ेंगे, यह ऊपर भागेगा और अपने वास्तविक इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन में पहुंचते पहुंचते कुछ वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा और वेलोसिटी प्राप्त करने की वजह से यह और थोड़ा ऊपर भाग जाएगा। मान लीजिए कि इस जगह से थोड़ा और ऊपर भागे, यहाँ आ गया, अब D का मान बड़ा हो गया। जो ही D का मान बड़ा हो गया, D का मान देखिए इस फिगर में D का मान बड़ा हो गया तो ये छोटा हो गया, यानी F का मान छोटा हो गया। अब F कम हो गया और mg वही है, फिर नीचे गिर जाएगा। यानी यहाँ से थोड़ा डिस्टर्ब करके छोड़ दें तो यह ऊट करेगा, यानी ऑसिलेट करेगा। तो कहेगा फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ स्मॉल वायर। यानी यहाँ लिख दें कि इफ वी displace the small wire from its equilibrium position, then it will
स्टार्ट ऑसिलेशन। यह दोनों शुरू कर दें। फाइंड इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड, निकालो इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे, आइए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस स्मॉल वायर को हम x दूरी थोड़ा ऊपर ले गए, यानी कुछ यहां ले आए, यहां। तो अब दूरी कितना हो गया, b प्लस x। लिख देते हैं v displays the small wire through a small distance x away from larger wire, बड़े वायर से। तो थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, तो अब इस वायर, स्मॉल वायर पर कुल कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स ऑन स्मॉलर वायर। नाउ नेट फोर्स ऑन स्मॉलर वायर क्या हो, एफ नेट। ध्यान दीजिए, जो फोर्स वायर को उसके वास्तविक स्थान पर लाता है उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और उसको हम रीस्टोरिंग, स्टोरिंग, एक साथ बोलेंगे रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और रेस्टोरिंग फोर्स को माइनस साइन लगा के दिखाते हैं। रेस्टोरिंग फोर्स को माइनस साइन लगाकर दिखाते हैं। तो यहां देखिए mg वापस लाया तो माइनस mg, रेस्टोरिंग फोर्स हो गया, रेस्टोरिंग फोर्स हो गया ये। और f ऊपर ले जा रहा है दूर, तो प्लस f, यानी देखिए नेट फोर्स माइनस mg प्लस f का मान हमारा, अब चूंकि x को खिसका दी तो म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई अपने d प्लस x हो गया। अब देखिए गौर से, माइनस mg प्लस म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई, अगर d कॉमन ले लें बच जाएगा इसमें 1 प्लस x बाय। अब गौर से देखिए, इतना चीज जो देख रहे हैं, इतना चीज, ये चीज तो mg के बराबर है, ये चीज mg के बराबर है। गौर से देखिए, चलिए, यानी इस चीज को हम, ये जो सर्कल में घेरा हुआ है, यहाँ घेरा हुआ है, ये हमारा mg के बराबर है। तो यहाँ mg रखिए, और ये डिवाइडेड बाय mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस x वाई, ये x वाई। अब इस x वाई को ऊपर ले जाइए, क्या होगा, नेट फोर्स का मास गुना एक्सेलरेशन। m से हम काट देंगे तो a का मान निकल गया g/d × x। किसी को अगर ये समझ में नहीं आता हो कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं,
तो यूट्यूब पर जाइएगा और उसमें सर्च करिएगा, हमारे यूट्यूब मेरे नाम से होगा डॉक्टर विजेंद्र मोहन, और यूट्यूब पर खोजिएगा तो आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कहीं भी टाइम पीरियड निकालना हो वही तरीका अपनाते हैं। वो जरूर एक बार यूट्यूब पर जाकर देखिएगा, सीखिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन बराबर, देखिए जब निकालते हैं इसको हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं हम d2x, यानी x को एक बार डिफरेंशिएट किए पोजीशन को तो वेलोसिटी आया, और दोबारा किए तो एक्सेलरेशन आया बाय dt माइनस g बाय d into x। तो यहाँ x माइनस आने लगा हुआ, ये जो x से गुना किसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, ये है हमारा ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा हो गया ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से देखिए therefore ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g बाई टी, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट g बाई टी, इसलिए क्या करें t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, यानी 2 पाई अंडर रूट d बाई टी, यही टाइम निकलेगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट d बाई टी। देखिए कितना सिंपल था, एक वायर के ऊपर छोटा स्मॉल वायर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है रखा हुआ है, और इस वायर को हम थोड़ा डिस्प्लेस्ड करके छोड़ते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या होगा हमें निकालना है। ये आपको एमकरी में क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी है, बनाइएगा तो दिखेगा, आप लोग बनाइए। हम जल्द ही फिर से प्रॉब्लम का लाइव क्लास देंगे।